जैसा कि अपना एडजेक्टिव चैप्टर चल रहा था उसके अंदर अपन ने टाइप्स देख ली थी, उसके बाद मिसलिनियस चल रहा था और मैंने कहा था कि इसमें ना मिसलिनियस छोटे 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 बहुत सारे रूल्स हैं, ठीक है, छोटे छोटे कीटाणु से दुनिया जहान के। अब एक नेक्स्ट रूल देखिए जरा। अब बुक्स में अक्सर ये रूल ऐसे दिया होता है कि पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव लगाएं इन शब्दों के साथ, वो तो एडवर्ब भी नहीं लिखते, ऐसे लिखते हैं इन शब्दों के साथ पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव लगाएं, ठीक है। यानी टॉलर नहीं टॉल लगाएं, टॉलेस्ट नहीं टॉल लगाएं, इन सब के साथ टॉलर और टॉलेस्ट, ब्रेवर और ब्रेवेस्ट ना लगाएं, इन सब के साथ पॉजिटिव डिग्री ही आएगी, ठीक है। अगर मान लो मैं ऐसे रट के पढ़ूं, अगर मान लो मैं ऐसे रट के पढ़ूं तो एक बार ये लास्ट वाला सेंटेंस देखना। रूल रट्टा ये कहता है, रूल रट्टा ये कहता है कि अगर सो आ गया, रूल रट्टा ये कहता है कि अगर सो आ गया तो उसके बाद पॉजिटिव डिग्री आएगी, यानी वाइजर नहीं वाइज आएगा, वाइजस नहीं वाइज ही आ सकता है। एक बार लास्ट सेंटेंस देखना, मुझे बताना आपको क्या लग रहा है, ये सेंटेंस सही है कि गलत है। हाँ जी, अब रूल तो ये कह रहा है, रूल तो ये कह रहा है कि सो आ गया तो वाइज आना चाहिए, यहाँ तो रूल लगा नहीं अपना, इसका मतलब कुछ गड़बड़ है, इसका मतलब कुछ गड़बड़ है, रूल रट्टे से पढ़ने से काम चलेगा नहीं, ठीक। आओ अब जरा समझने की कोशिश करते हैं कि रूल वाक्य में होना कैसा चाहिए था और वहां पे क्या फंडा अप्लाई हो रहा है, ठीक है। देखिए जरा। दीज एडवर्ब्स, ये जो वर्ड है ये एडवर्ब है, ठीक है। ये यूज किए जाते हैं पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव को क्वालिफाई करने के लिए। जैसे अगर आपको याद हो तो पिछली क्लास के अंदर अपन ने कॉन्सेप्ट किया था कि मोर स्ट्रोंगर मत लिखा करो, मच स्ट्रोंगर लिखा करो। तो उसमें मैंने कहा था कि स्ट्रोंगर अपने आप में एडजेक्टिव है, ये मच इसकी इंटेंसिटी बढ़ाने के लिए यूज होता है। फास्ट स्ट्रोंगर कह सकते हैं, मच स्ट्रोंगर कह सकते हैं, कुछ याद आ रहा है। तो ये जो शब्द है ना, ये जो आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं, ये शब्द ऐसे हैं जो पॉजिटिव डिग्री की इंटेंसिटी उठाते हैं। जैसे सो स्मार्टर कभी नहीं होगा, सो स्मार्ट, ही इज सो स्मार्ट, ही इज सो रिच, ही इज टू स्टूपिड, हाँ के ना। और ऐसे बनती है सिमिली, सिमिली के बीच में हमेशा पॉजिटिव डिग्री आती है। ही इज एज टॉलर एज थोड़ी लिखते हो कभी, ही इज एज टॉल एज राजेश, ही इज एज वाइज एज राजेश, हाँ के ना। तो बेसिकली है क्या, तो बेसिकली है क्या, ये जो वर्ड्स हैं, ये जो वर्ड्स हैं ये सारे के सारे एडवर्ब्स हैं, ये सारे के सारे एडवर्ब्स हैं और ये ऐसी एडवर्ब हैं जो पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव को क्वालिफाई करने के लिए कह सकते हो उसकी इंटेंसिटी बढ़ाने के लिए आते हैं। इतनी बात आ रही है समझ में। लेकिन क्या एक एडवर्ब में इतना दम होता है कि उसके अकॉर्डिंग एडजेक्टिव चेंज हो जाए? मेरा सवाल समझ आ रहा है मैं क्या पूछ रहा हूं? मैं कह रहा हूं कि रूल में तो लिख दिया, रूल में ये लिख दिया कि ये एडवर्ब है, इनके साथ पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव लगाया करो, ये एडवर्ब है, इनके साथ पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव लगाया करो। लेकिन क्या एक एडवर्ब का इतना पोटेंशियल होता है, क्या एक एडवर्ब की इतनी पावर होती है कि वो एडजेक्टिव को चेंज कर दे? अगर इतनी पावर होती तो यहाँ पे सो के दम पे वाइज क्यों ना हो जाता? तो जरा समझना, ये जो एडवर्ब है ये केवल एक हिंट हो सकती है। जैसा कि मैंने यहाँ लिखा, अगर मैं इस रूल को लिखता तो ऐसे लिखता कि भैया ये एडवर्ब हैं जो पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव को क्वालिफाई करती हैं। अगर ये सेंटेंस में है तो ये एक हिंट है कि यार चेक कर लो कहीं पॉजिटिव डिग्री तो नहीं आनी थी, कहीं आपने डिग्री गलत तो नहीं लगा रखी। इनकी वजह से डिग्री चेंज नहीं होती, ये खाली हिंट होते हैं। मुझे एक बात बताओ कि एडजेक्टिव की कौन सी डिग्री लगेगी, पॉजिटिव लगेगी, कंपैरेटिव लगेगी, सुपरलेटिव डिग्री की, किस बात पर निर्भर होता है? ये इस बात पर निर्भर होता है कि आपको कंपैरिजन कराना है नहीं कराना है, किन का कराना है। अगर मुझे सिर्फ इतना कहना है कि राजेश लंबा है तो राजेश इज टॉल, पॉजिटिव डिग्री लगाऊंगा, यहाँ टॉलर और टॉलेस्ट नहीं आ सकते, हाँ क्या ना। अगर मुझे कहना है कि राजेश जो है वो टॉलर है सुनील से, तो यहाँ टॉलर ही आएगी। और अगर मुझे कहना है राजेश सबसे लंबा है अपनी क्लास में, तो इसमें टॉलेस्ट ही आएगी। मेरी बात आ रही है समझ में क्या कहना चाहता हूँ? तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि एडवर्ब के दम पर एडजेक्टिव की डिग्री चेंज नहीं होती। अगर मैं सीधी सीधी बात करूं तो यहाँ पे वाइजर ही रहेगा, ये सो को ही उड़ना पड़ेगा, क्योंकि मेरे को दिख रहा है कि मुकेश की तुलना करनी है अजय से, मुकेश जो है वो कहीं ज़्यादा बुद्धिमान है अजय से,
तो दो व्यक्तियों की तुलना करनी तो ऑब्वियसली कंपैरेटिव डिग्री आएगी ना भाई। तो यहाँ पे ये 100 नहीं आएगा अगर आपको इंटेंसिटी बढ़ानी ही थी। अगर आपको इंटेंसिटी बढ़ानी ही थी, ये मुकेश हो गया आपका सब्जेक्ट, ये है आपका लिंकिंग वर्ब, ये एडजेक्टिव है जो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनेगा। अगर आपका इंटेंसिटी बढ़ाने का बहुत मन है तो बच्चे फिर कंपैरेटिव के साथ क्या आती है, कंपैरेटिव के साथ क्या आती है, कंपैरेटिव के साथ इंटेंसिटी बढ़ाने के लिए मच या फार लिखना पड़ता है। 100 की ही कुर्बानी देनी पड़ गई। तो ऐसे रूल रटेंगे ना कि 100 की वजह से ऐसा हो रहा ना। अब चेक करो इसको, देखो योगेश जो है वो उतना ही अच्छा है जितना राजेश है। एज लगा हुआ, सिमिली लगी हुई है। सिमिली के अंदर कौन सी डिग्री आती है, पॉजिटिव डिग्री आती है। तो मुझे बताओ ये बेटर एज की वजह से हुआ कि इस वजह से हुआ कि दोनों को सेम बताना था, कम ज़्यादा नहीं बताना था, तो बेटर कैसे लिख दोगे। ऑब्वियस बात है ना कि यहाँ पे दोनों को बराबर बताना, तो बेटर शब्द का यूज़ कैसे हो सकता है। और वैसे भी सीधा याद करो तो सिमिली के अंदर पॉजिटिव डिग्री आती है, गुड आएगा। ऐसे अगर इसकी बात करूं तो रोहन जो है वो इतना स्मार्ट है कि वो कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकता है। रोहन जो है वो इतना स्मार्ट है कि वो कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है। तो यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, क्या मैं 100 के दम पे 100 की वजह से स्मार्ट कर रहा हूँ? क्या मैं यहाँ पे अभी स्मार्टर को काट के जो स्मार्ट करूंगा, क्या मैं वो 100 की वजह से कर रहा हूँ कि इस वजह से कर रहा हूँ कि भैया रोहन की किसी और से तुलना तो करनी नहीं, तो स्मार्टर वर्ड क्यों लिख रहे हो, स्मार्ट लिखो ना। मेरी बात आई समझ में जो मैंने बोली? मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस रूल के अंदर जैसे लिखा है ना, 100 आए, वेरी आए, इनफ आए तो पॉजिटिव डिग्री लगा दिया करो। भैया ऐसा नहीं है, इनके दम पे पॉजिटिव डिग्री नहीं लग रही है। ये खाली एक हिंट भर की औकात है इनकी। ये बस एक हिंट का काम कर सकते हैं कि 100 आ गया, एज आ गया, तो यार एक बार चेक कर लो कहीं पॉजिटिव तो नहीं लगनी थी, कहीं तुमने तो गलत नहीं लगा रखी। इनकी औकात बस एक हिंट की है। क्लियर होगी इतनी बात? नेक्स्ट पाजी। अब यहाँ पे एक रूल है कि इनफ जो होता है ये एक ऐसा एडवर्ब है, इनफ एक ऐसा एडवर्ब है जो जिस पॉजिटिव डिग्री को ये क्वालिफाई करता है उसके बाद लिखा जाएगा। ठीक है, आप बोलोगे ही इज़ टॉल इनफ, ही इज़ वाइज इनफ, ही इज़ ब्रेव इनफ, ही इज़ रिच इनफ, ये जिस एडजेक्टिव को क्वालिफाई करेगा हमेशा उसके बाद लिखा जाएगा। अब ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है, आओ थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इस रूल के लॉजिक को समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर इनफ को बाद में क्यों यूज़ करते हैं। वैसे तो इकलौता एक ऐसा ये एक ही एडवर्ब है, सीधा याद भी कर सकते हो कि इनफ को जब किसी एडजेक्टिव के लिए यूज़ करोगे तो हमेशा उसके बाद लिखा करो, ही इज़ टॉल इनफ, ही इज़ रिच इनफ, ही इज़ वाइज इनफ। ठीक है, लेकिन फिर भी अगर समझना है तो समझने की कोशिश करो। देखो यहाँ पे मैंने सेंटेंस लिखा, ही सब्जेक्ट है, इज़ आपका लिंकिंग वर्ब है, ओल्ड एडजेक्टिव है जो कि सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की तरह से काम कर रहा है, ये इनफ आपका एडवर्ब है। ठीक है, फिर आगे मैंने ये कुछ वर्ड्स लिखे हैं जिसमें टू प्रीपोजिशन है, दिल्ली इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, अलोन यहाँ पर एडवर्ब है जो कि टू ट्रैवल आए। ये जो टू ट्रैवल इन्फिनिटिव में जो वर्ब का पार्ट है ना, सेमी वर्ब है, अर्ध वर्ब है, उसके लिए आइए। अब जरा मेरी बात समझने की कोशिश करना, क्या कभी ऐसा हो सकता है कि ये सेंटेंस यहीं खत्म हो जाए? इज इट पॉसिबल? भले तुम इनफ को आगे ले आओ, इनफ को आगे ले आओ, क्या कभी इतना बोल के सेंटेंस खत्म हो सकता है? ही इज टॉल इनफ, ही इज टॉल इनफ, ही इज रिच इनफ, ही इज ब्रेव इनफ, यहां सेंटेंस खत्म हो सकता है? नहीं। अब बताते हो किस चीज के लिए पर्याप्त, उसको डिफाइन करते हो कि वो पर्याप्त उसकी उम्र हो चुकी है दिल्ली अकेले ट्रैवल करने के लिए। तो अब ये छोड़ दो, पापा साथ जाएंगे, फूफा जी साथ जाएंगे, मम्मी साथ जाएंगी। अब भैया वो पर्याप्त बड़ा हो गया, अब उसको अकेले जाने दो। ठीक है, ही इज रिच इनफ, वो पर्याप्त इनफ है कि ये गाड़ी खरीद सके। ठीक है, तो उसको जज मत कर तू उसकी अपीयरेंस से। आ रही बात समझ में? ही इज रिच इनफ टू बाय दिस कार, ही इज स्ट्रॉन्ग इनफ टू लिफ्ट दिस बॉक्स, ही इज ब्रेव इनफ टू फेस राहुल। मेरी बात आ रही है समझ में? आप जब भी आप कोई एडजेक्टिव लिख के आगे इनफ लिखते हो, ये अकेला इनफ ना होता, ही इज ओल्ड, ये अकेला चल जाएगा, ही इज ओल्ड, ही इज ब्रेव, ही इज वाइज, ये अकेला चल जाएगा। लेकिन जैसे ही आप इनफ वर्ड पुट कर देते हो तो उस इनफ को डिफाइन करने के लिए किस चीज के लिए इनफ, आप आगे कुछ ना कुछ लिखते हो। मेरी बात आ रही समझ में? ही इज रिच अकेला चल जाएगा, लेकिन जैसे आप इनफ लगा दोगे ना, ही इज रिच इनफ, तो काय के लिए इनफ, उसको डिफाइन करना पड़ता है। तो बेसिकली बात ऐसी हो रही है कि जो टू ट्रैवल है ना, ये इस इनफ को डिफाइन करने के लिए है कि काय के लिए पर्याप्त, किस चीज के लिए पर्याप्त टू ट्रैवल। तो अगर आपको याद हो तो मैंने एक फंडा पढ़ाया था इन्फिनेटिव का एडवर्ब बनना, कुछ याद है?
उसमें बात ये थी कि अगर ये किसी वर्ब के लिए एडवर्ब बनता है, कोई खाली स्लाइड देखता हूँ, शुरुआत में यहाँ लिख देता हूँ। लो, इन्फिनेटिव का जो एडवर्ब बनने वाला फंडा है, इन्फिनेटिव का जो एडवर्ब बनने वाला फंडा था, अगर आपको याद हो कि जब ये किसी वर्ब के लिए एडवर्ब बनता है तो वाई का रिप्लाई होता है ना। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको सेंटेंस लिखवाया था, ही वेंट देयर टू स्लीप, वो वहां चला गया सोने के लिए। तब ये वर्ब से वाई का रिप्लाई था, है ना। ही सब्जेक्ट था, वेंट वर्ब है, देयर आपका एडवर्ब वो प्लेस है, वो वहां चला गया, क्यों चला गया, सोने के लिए चला गया। अब वेंट वर्ब इंट्रांजिटिव होती है, वेंट वर्ब इंट्रांजिटिव होती है, ऑब्जेक्ट तो रखती नहीं। तो ये जो इन्फिनेटिव है ये एडवर्ब का काम कर रहा है, क्योंकि ये क्या है, ये वर्ब से वाई का रिप्लाई है। कुछ याद आ रहा है, ये पढ़ा चुका हूं पहले। अब एक छोटा सा सेंटेंस और देखो, अगर मैं ऐसे लिख दूं, ही इज रेडी टू डांस, ही इज रेडी टू डांस, ठीक है। या दूसरा लिखूं, ही इज अनेबल टू वॉक प्रॉपरली, ही इज अनेबल टू वॉक प्रॉपरली। एक बार ये नीचे वाले दोनों तोड़ने की कोशिश करना अपने आप से कि इनको कैसे तोड़ोगे, ट्राई करना जरा एक बार। ये जो नीचे वाले दोनों हैं, एक बार इनको तोड़ने की कोशिश करना जरा अपने आप। हाँ जी, करा ट्राई, ट्राई किया इसको। ही इज रेडी टू डांस, वो रेडी है, वो तैयार है, काय के लिए रेडी है। ही सब्जेक्ट है, इज लिंकिंग वर्ब है, रेडी एडजेक्टिव है जो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की तरह से काम कर रहा है, ठीक है। अब मुझे बताओ, एडवर्ब क्या सिर्फ वर्ब के लिए आती है? एडवर्ब क्या सिर्फ वर्ब के लिए आती है क्या? क्यों एडजेक्टिव के लिए नहीं आ सकती एडवर्ब? जैसे इन्फिनेटिव को जब वर्ब के लिए एडवर्ब बनना होता था तब वो वर्ब से वाई का रिप्लाई होता था। इन्फिनेटिव को जब वर्ब के लिए एडवर्ब बनना है तब वो वर्ब से वाई का रिप्लाई होता है। लेकिन अगर एडजेक्टिव के लिए बनना है तो सीधा बस उसको क्वालिफाई करेगा। ही इज रेडी टू डांस, काय के लिए रेडी? ही इज रेडी फॉर व्हाट? काय के लिए? तो टू डांस। ये टू डांस किसके लिए आया? रेडी के लिए आया। रेडी क्या है? एडजेक्टिव है, जो एडजेक्टिव के लिए आया उसको क्या बोलते हैं? एडवर्ब बोलते हैं। समझ आया? ऐसे यहाँ पे ही इज अनेबल, वो सक्षम नहीं है। ही इज अनेबल, अनेबल एडजेक्टिव है जो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की तरह से काम कर रहा है। किस चीज में अनेबल? ही इज अनेबल, किस चीज में अनेबल? अनेबल टू वॉक। तो जो वर्ब को क्वालिफाई करे जैसे वो एडवर्ब होते हैं, ऐसे ही जो एडजेक्टिव को क्वालिफाई करे वो भी एडवर्ब होते हैं। तो ये क्या बन गया? एडवर्ब बन गया। और इन्फिनेटिव जेरेंट पार्टिसिपल सेमी वर्ब होते हैं, अर्धवर्ब होते हैं, अपने लिए एडवर्ब लगवा सकते हैं, वो तो आपको पता ही। मेरी बात आई समझ में? तो हमने देखा कि इन्फिनेटिव जब वर्ब के लिए एडवर्ब बनता है तब ये वर्ब से वाई का रिप्लाई होता है, और एडजेक्टिव के लिए बनता है तो सीधा सीधा पढ़ के ही पता चल जाता है कि ये वर्ड इसके लिए आया है। ठीक, ये सेम कॉन्सेप्ट मैं यहाँ यूज कर रहा हूँ। मैंने कहा कि इनफ जब भी आता है तो नोटिस करो ये इन्फिनेटिव लिखना पड़ जाता है आपको। ही इज रिच इनफ टू बाय दिस कार, ही इज स्मार्ट इनफ टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस, ही इज ओल्ड इनफ टू ट्रैवल अलोन टू दिल्ली। जैसे ही आप इनफ लिखते हो आपको ये लिखना पड़ रहा है, हाँ के ना? तो बेसिकली इस इनफ के लिए आया है ये वर्ड, ये जो इनफ एडवर्ब है इसके लिए आया है ये टू ट्रैवल वर्ड। तो ये बात क्लियर हो सके कि टू ट्रैवल इसके लिए आया है,
ये बात क्लियर हो सके कि ये वर्ड जो है आपने इसके लिए लगाया, उस चक्कर में इसको उठा करके इसके पास लिखना पड़ता है, इसलिए उसके पास चला जाता है कि ये जो आपने इन्फिनेटिव यूज किया, ये जो आपने इन्फिनेटिव यूज किया, ये एडवर्ब का काम कर रहा है इनफ के लिए, ना कि ओल्ड के लिए। वरना रीडर को कंफ्यूजन होगी कि ओल्ड के लिए मानूं कि इसके लिए मानूं, इस चक्कर में उसको इसके साथ लिखना पड़ता। आप जब भी इनफ लिखोगे देखो आगे इन्फिनेटिव लिखना पड़ जाता है। ही इज रिच इनफ टू बाय दिस कार, ही इज स्मार्ट इनफ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, ही इज ओल्ड इनफ टू ट्रेवल अलोन टू दिल्ली, ही इज ब्रेव इनफ टू फेस राजेश। मेरी बात आई समझ में? तो ये है दी इसका लॉजिक कि इनफ जो है आखिर वो एडजेक्टिव के बाद क्यों जाता है। वो एक्चुअली एडजेक्टिव के बाद नहीं जाता बेचारा, वो बदनाम कर दिया, एडजेक्टिव के बाद जाता है, एडजेक्टिव के बाद नहीं जाता, वो बेचारा इन्फिनेटिव के पास आता है। ठीक है, तो इसको सही मायने में ऐसा कहना चाहिए, ऐसा नहीं कहना चाहिए कि वो एडजेक्टिव को छोड़ के चला गया, नहीं, वो इन्फिनेटिव से संबंध बनाने के लिए इन्फिनेटिव के पास आता है, इतनी बात। अब इस सेंटेंस में बताओ जरा क्या होगा, इस सेंटेंस में बताओ जरा क्या होगा। यहां इनफ को आगे करूं, इस बार इनफ को आगे करूं क्या है? जैसे वहां उसको आगे कर दिया, ओल्ड इनफ, रिच इनफ, ब्रेव इनफ, यहां के उड़ा दूं क्या? नहीं ना, क्योंकि एडजेक्टिव है, ये तो एडजेक्टिव है यार, कौन सी बात कहाँ लगा देंगे ऐसे तो हम, हाँ के ना। तो जो रटने वाले बच्चे होते हैं ना, कई बार जो रटने वाले बच्चे होते हैं, इनफ को उठाकर, इनफ जिस शब्द के बाद आए उसको उठाकर आगे कर देते, रट लेते, दिमाग कुछ नहीं देखते, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, क्यों जा रहा आगे, कोई लॉजिक नहीं, बस इनफ उठा के आगे रखना होता है। तो वो तो माथा पटकेंगे फिर अपना पेपर में। आई डू नॉट हैव इनफ मनी, ये मनी ऑब्जेक्ट है और इनफ इस बार एडजेक्टिव है, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव की तरह से काम कर रहा है इसके लिए, और ये सेंटेंस आपका नो एरर है। बोलो जी, क्लियर हो गया? नेक्स्ट पे जाइए। अगला अपना एक याद है, अपन ने पिछली क्लास के अंदर एक रूल पढ़ा था, कंपैरेटिवली रिलेटिवली के साथ पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव लगाएं, कंपैरेटिव ना लगाएं। कंपैरेटिवली और रिलेटिवली एडवर्ब अपने आप में ही कंपैरिजन को शो कर देते हैं, उनके साथ कंपैरेटिव डिग्री ना लगाएं, हाँ के ना। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर है, सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर है। ये जो वर्ड आप, ये जो एडवर्ब लिखते हो, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, आधा, ये अगर आपने एडवर्ब लिख दिया, अगर मैं कहूँ हमारा फ्लैट उनसे 2 गुना बड़ा है कि उनसे 2 गुना ज़्यादा बड़ा है, जब 2 गुना कह दिया, जब 2 गुना कह चुके हो, तो अब कंपैरेटिव डिग्री लगाओगे कि पॉजिटिव डिग्री लगाओगे? जब 2 गुना कह चुके हो तो कंपैरेटिव डिग्री लगाएं कि पॉजिटिव डिग्री लगाएं? ऑब्वियसली पॉजिटिव डिग्री लगाएं। सेम वही रिलेटिवली कंपैरेटिवली वाला बात है, सेम वही कंपैरेटिवली रिलेटिवली वाली बात है यहाँ पे। ठीक है, इन सेंटेंसेस को एक बार देखने की कोशिश करो, क्या गलती है इसमें, कैसे ठीक करेंगे। कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया? लेकिन याद है ये देन, एक बार अपने आप से ट्राई करो, खुद सोच लिया ना कि इसको सही कैसे करेंगे, कैसे सही करेंगे, तो अलग ही मजा आएगा, ट्राई करना। देखो, अब समझो दिक्कत क्या है। दिक्कत ये है कि अगर मैं ट्वाइस के चक्कर में कॉस्टली लिख दूं,
अगर मैं ट्वाइस के चक्कर में कॉस्टली लिख दूं तो फिर देन नहीं लिख सकता, क्योंकि देन तो कंपैरेटिव के साथ आता है, कॉस्टलियर देन, है ना, टॉलर देन, वाइजर देन, ब्रेवर देन। देन नहीं लिखूंगा तो फिर ये क्लॉज कैसे लिख पाऊंगा? दिस बैग इज ट्वाइस कॉस्टलियर देन दैट बैग इज वन, का मतलब बैग है ना। ये क्लॉज लिखना है तो देन को रखना पड़ेगा, देन को रखना है तो कॉस्टलियर को रखना पड़ेगा। अब दिमाग आ रहा होगा सर जैसे आपने उसमें कहा था ना रिलेटिवली और कंपैरेटिवली को उड़ा लो, है ना, तो क्या ट्वाइस उड़ा दूं? दिक्कत ये कि इस बार ट्वाइस उड़ा दूंगा तो मीनिंग चेंज हो गया। वहां तो कंपैरेटिवली और रिलेटिवली खाली इंटेंसिटी के लिए आए थे, वो काम कंपैरिजन से हो गया था तो काम चल गया। यहाँ तो ये 2 गुना, इसका तो अपना मीनिंग है, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, इसको तो नहीं उड़ा सकता, इसका तो मीनिंग है। क्या करें फिर, क्या करें? तो एक इलाज है। इलाज क्या है कि ट्वाइस के साथ कॉस्टलियर आना चाहिए, और कॉस्टलियर के चलते कंजंक्शन चली जाती है। अगर मैं कॉस्टली कर, ट्वाइस के साथ कॉस्टली आना चाहिए और कॉस्टली लिखूंगा तो कंजंक्शन चली जाती है। अगर ऐसा कोई वर्ड हो, अगर ऐसा कोई वर्ड हो जिसमें कॉस्टली आता और जो कंजंक्शन का भी काम कर दे, तो मेरी समस्या का समाधान हो सकता है। अगर मैं कुछ ऐसा वर्ड लिख लूं जिसमें कॉस्टली आता हो और कंजंक्शन का काम कर दे, तो मेरी समस्या का समाधान हो जाएगा। तो क्यों ना मैं इन दोनों वर्ड्स को काट के यहाँ पे एज कॉस्टली एज लिख दूं। अब देखो यहाँ पे मैंने सिमिली बना दी। मिक्सचर एलिगेशन के क्वेश्चन याद है मैथ में? मिक्सचर एलिगेशन के क्वेश्चन याद है मैथ में? ए कंटेनर में एक मिक्सचर है 3:4, बी कंटेनर के अंदर रेशो है 5:7, तो उनका एलसीएम लेके क्वांटिटी सेम नहीं बनाते पहले? तो वैसे ही कुछ कर लिया मैंने। मैं कहा काम करो, पहले को लो बराबर, ये जो बैग है, ये जो बैग है उतना ही कॉस्टली है जितना ही है, और फिर ट्वाइस लगा के इसको 2 गुना कर लो। सिमिली लगाया, बराबर कर दिया, साथ में 2 गुना से मल्टीप्लाई कर लिया। बोलो जी, आ रही है मेरी बात समझ में? तो यहाँ पे दिस बैग इज ट्वाइस, दिस बैग इज ट्वाइस एज कॉस्टली एज दैट वन। क्लियर? ऐसे इसको कर देंगे। हमारा जो घर है, हमारा जो घर है हाफ एज बिग एज, पहले मैंने कर लिया एज बिग एज और फिर साथ में 1/2 लिख लिया। ये वही मिक्सचर एलिगेशन की तरह से इसको ठीक कर लिया। नेक्स्ट पर जाइए। अब ये कुछ एडवर्ब है, मतलब सॉरी एडजेक्टिव है, कंफ्यूजिंग। लेटर लेटर में क्या फ़र्क है, ऐसे लेटेस्ट लास्ट में क्या फ़र्क है, फार और अलोंग में क्या फ़र्क है, फर्दर फार्दर में क्या फ़र्क है। बिल्कुल इजी, बिल्कुल इजी, कोई इसमें ग्रामर दिमाग लगाने वाली बात नहीं, बिल्कुल कतई एकदम मक्खन मलाई, वेरी इजी। आ जाओ जरा। एक वर्ड होता है लेटर, ये आता जी टाइम को बताने के लिए, और एक होता है LATTR, ये आता है पोजीशन को बताने के लिए। ठीक है, एग्जाम्पल से अच्छा समझ में आएगा, देखने की कोशिश करो। जनरली हम करेक्शन जो है बाद वाले भाग में करते हैं। सेंटेंस का मतलब क्या, मान लो जैसे एक सेंटेंस है, फॉर एग्जाम्पल कोई, जैसे मान लो ये सेंटेंस है, इसमें ऐसे स्लैश लगे हुए होते, ये वैसे उस सेंटेंस का वैसे मीनिंग बता रहा हूँ। मान लो कि यहाँ पे स्लैश लगे हुए होते, इधर कुछ करके भी ठीक हो सकता और यहाँ कुछ चेंज कर दूँ तो भी ठीक हो जाएगा, तो अपन इधर वाले पार्ट में करेंगे, क्योंकि इंग्लिश एक ऐसी भाषा है लेफ़्ट टू राइट लिखी जाती है, लेफ़्ट टू राइट पढ़ी जाती है, लेफ़्ट टू राइट समझी जाती है, तो उसको बेस मानकर इधर वाली साइड पर ठीक करना हम प्रेफर करेंगे। ठीक, ये वाली बात ही उस सेंटेंस के अंदर लिखी हुई है कि जनरली हम करेक्शन बाद वाले भाग में करते हैं, जनरली हम करेक्शन बाद वाले भाग के अंदर करते हैं। क्लियर हुई इतनी बात? अब यहाँ पे जरा समझने की कोशिश करो, क्या मुझे टाइम की बात करनी कि पोजीशन की बात करनी? इस सेंटेंस में मैं कह रहा हूँ कि जनरली हम सेंटेंस में जब करेक्शन करना होता है तो बाद वाले भाग में करेक्शन करते हैं, तो क्या मुझे पोजीशन की बात करनी कि टाइम की? ऑब्वियसली पोजीशन की। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, LATTER। क्लियर हो गया? अब जरा इस पे भी आएंगे, उससे पहले ये वाला सेंटेंस देखो। मुझे मूवी का पहला हाफ तो पसंद आया, मुझे मूवी का पहला हाफ तो पसंद आया, लेकिन बाद वाला भाग नहीं पसंद आया। अब काफ़ी बच्चों को ऐसा लगता है, काफ़ी बच्चों को ऐसा लगता है कि यार टाइम की बात हो रही है। देखो सर, मूवी शुरू हुई होगी 9 बजे, 9 से 10:15 तक पहला पार्ट मान लो, 10:15 से आगे वाला दूसरा पार्ट मान लो, तो टाइम की बात हो रही है ना। ध्यान रखना बच्चे, बिल्कुल ऐसे पत्थर की लकीर मान लो। इधर देखो, जब आपको इसमें, जब आपको जिंदगी में कभी ये मीनिंग देना हो, 2 में से बाद वाला, 2 में से बाद वाला, 2 में से बाद वाला, जब भी आपको ये मीनिंग देना हो, बिल्कुल एक क्षण भर भी सोचने की जरूरत नहीं है, ये आएगा। बिल्कुल एक सेकंड भी सोचने की जरूरत नहीं है, ये आएगा सीधा।
मान लो मैं कहूँ मेरे दो भाई हैं, मेरे दो भाई हैं, वन इज अ डॉक्टर एंड द लेटर इज एन इंजीनियर। मेरे दो भाई हैं, दो में से एक ही है और बाद वाला जो है वो ये है। मेरी कुछ बात आ रही है समझ में? अगर कभी भी जिंदगी में दो चीजें हैं और कहना हो दो में से बाद वाला, तो एक सेकंड के लिए भी नहीं सोचना है, ये आएगा। क्लियर हुई इतनी बात? तो यहाँ पे आ जाएगा आपका LATTER। क्लियर है? अब जरा आओ इस सेंटेंस पे। इस लेवल का पेपर में आएगा नहीं, इस लेवल का पेपर में आएगा नहीं, ये वैसे बता रहा हूं मैं आपको। मैच को पोस्टपोन कर दिया गया एक बाद की डेट पे, मैच को पोस्टपोन कर दिया गया एक बाद की डेट पे। यहाँ ग्रामेटिकली दोनों ठीक है। सिचुएशन बताता हूँ देखो कैसे, सिचुएशन बताता हूँ देखो कैसे। दोनों कभी पेपर में आएंगे नहीं, वैसे बता रहा हूँ, ये एक्स्ट्रा वैसे ही मतलब समझ लो कि एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए समझना जरा कौन सा कब ठीक हो सकता है। देखो, अगर मान लो गली मोहल्ले का मैच है, अगर मान लो गली मोहल्ले का मैच है, ठीक है, खेल रहे थे तुम क्रिकेट, अचानक से रोहन की मम्मी आई, परसों पेपर है, हैं, मारे दो कान पर रैपट और खींच के ले जा रही हैं उसको। अब दिक्कत क्या है, बैट भी रोहन का ही है, तो बैट भी ले गया, है ना, लेकिन वही पिटते पिटते भी ऐसे रोते रोते भी, 23 रन 4 ओवर याद रखियो, अगले हफ्ते बाद में करेंगे, 23 रन 4 ओवर याद रखियो भाई। तो मैच को स्थगित कर दिया गया एक बाद की डेट पे। हो सकता है 2 दिन बाद ही खेल लें, 1 हफ्ते बाद खेल लें, ये मैच आगे कंटिन्यू हो जाएगा, तब तो आप लगाओगे ये वाला, ठीक, ये वाला। मतलब जब कोई भी नंबर फिक्स नहीं है, मतलब 2 ही डेट है 5 ही डेट है, ऐसा नहीं है, कभी भी हो सकता है मैच, तब तो ये लगाएंगे कि बाद की डेट पे पोस्टपोन कर दिया। लेकिन अगर मान लो आपने देखा होगा सेमीफाइनल और फाइनल के लिए एक रिजर्व डे होता है कि एक दिन मान लो बारिश होगी तो एक और दिन होता है अलग से रिजर्व। तो मान लो पहले दिन बारिश होगी तो मैच को पोस्टपोन कर दिया गया बाद वाली डेट पर। 2 डेट होती है ना, ये ऑफिशियल डेट, अगर इस दिन बारिश आ गई तो इस दिन मैच होगा, और इस दिन भी बारिश आ गई तो फिर वो डकवर्थ लुईस वगैरह लगा के करेंगे, है ना, ऐसे ही होता है। तो मैच को पोस्टपोन कर दिया गया कि बाद की डेट पर। अगर 2 ही ऑप्शन हो, अगर 2 ही ऑप्शंस थे, अगर 2 ही ऑप्शंस थे तो ये लगाएंगे। अगर 2 ही ऑप्शंस थे तो ये LATTER वाला आ जाएगा, क्योंकि 2 में से बाद वाली डेट पर पोस्टपोन कर दिया। और अगर 2 से ज़्यादा ऑप्शन थे, मोर देन 2 ऑप्शंस, मोर देन 2 ऑप्शंस, उस केस में ये लगाएंगे। पेपर वेपर में नहीं आएगा इस लेवल का, दोनों कभी आपको इकट्ठे नहीं नजर आएंगे, ये मैं वैसे संतुष्टि के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। 99.99% चांस नहीं है कभी पेपर में आए, लेकिन अगर तुम्हारी मतलब किस्मत बिल्कुल समझ रहे हो कतई कोयले से लिखी गई हो, तो यहाँ पे फिर LATER वाला करके आ जाना, क्योंकि 2 डेट होती तो वो बताता, 2 डेट होती तो वो बताता, है ना, नहीं बता रखा तो फिर आप LATER वाला मार के आ जाना। नेक्स्ट बाजी, ऐसी फार्दर को देख लो, बहुत ईजी है, मैं फिर बता रहा हूँ, इनमें ज़्यादा ग्रामर मत्था मारने वाली बात ही नहीं, प्योर मीनिंग बेस्ड गेम चल रहा है यहाँ, प्योर मीनिंग बेस्ड गेम चल रहा है। फार्दर का मतलब होता है दूरी में ज़्यादा, ठीक है, ये चीज़ इससे दूर है, और फर्दर का मतलब होता है इन एडिशन टू समथिंग। मान लो मैं किसी को डोंट टॉक फर्दर, और बात मत करो, डोंट आर्ग्यू फर्दर, और बहस मत करो, डोंट ईट फर्दर, और मत खाओ, जितना हो गया उससे इन एडिशन टू समथिंग, उससे आगे, ठीक है। और फार्दर आता है डिस्टेंस के लिए। देखना एक बार, दोनों को पढ़ते ही पता चल जाएगा, पढ़ते ही पता चल जाएगा। अगर तुम इस फाइट को खत्म करना चाहते हो तो भाई और बहस मत करो, जितनी कर चुके हो उससे और आगे बहस मत करो। हाँ जी, यहाँ तो क्या आना चाहिए था, यहाँ आना चाहिए था फर्दर। मेरा कॉलेज उसके कॉलेज से, हर्ष का मतलब है हर कॉलेज, हर्ष यहाँ पर प्रोनाउन है और इसका मतलब है हर कॉलेज। मेरा कॉलेज उसके कॉलेज से दूर है, इसलिए मुझे बाइक चाहिए, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे डिस्टेंस की बात करनी थी तो यहाँ पे आ जाएगा फार्दर। क्लियर हो गया? नेक्स्ट बाजी, बहुत आसान है, मतलब इनमें तो सोचना ही नहीं है। अब ये भी पढ़ाना पड़ रहा, देखो, लास्ट का मतलब होता है आखिरी और लेटेस्ट का मतलब होता है ताज़ा तरीन। लास्ट का मतलब होता है आखिरी, किसी क्रम में, किसी क्रम में सबसे आखिरी वाला, और लेटेस्ट का मतलब होता है सबसे ताज़ा तरीन। पढ़ के बताना जरा कौन सा आएगा।
मैं इस चैनल को देखता हूँ आखिरी खबर के लिए कि लेटेस्ट खबरों के लिए? चैनल को देखा जाता है किस चीज़ के लिए? ताज़ा तरीन खबरों के लिए। तो यहाँ पे मीनिंग के अकॉर्डिंग आपको लेटेस्ट न्यूज़ लिखना चाहिए था। ये ऑफ प्रीपोजिशन यहाँ सिलेक्शन को दिखा रही है। ऑफ प्रीपोजिशन जो है यहाँ पे सिलेक्शन को दिखा रही है कि स्टील, आयरन और डायमंड में से, स्टील, आयरन और डायमंड में से जो आखिरी वाला है वो सबसे हार्डेस्ट है। यहाँ को ताज़ा तरीन की बात करनी थी कि क्रम में सबसे आखिरी वाला कहना है, क्रम में सबसे आखिरी वाला कहना है, तो द लास्ट वन लिखो। क्लियर हुई इतनी बात? हाँ जी, यहीं पे एक दो वर्ड और देख लो, यहीं पे एक दो वर्ड और देख लो। जैसे इसके साथ लिख देता हूँ एक, तो जैसे ये था ना, दो में से बाद वाला, दो में से बाद वाला कहना हो तो LATTER लगाते हैं। अगर फॉर्मर वर्ड लिखा हो, फॉर्मर कब लगाते हैं? फॉर्मर लगाते हैं दो में से पहला, दो में से पहला। ठीक है, मान लो मैं कहूँ मेरे दो भाई हैं, फॉर्मर इज अ डॉक्टर एंड द लेटर इज दिस। दो में से पहला वाला ये है और बाद वाला ये। फॉर्मर का मतलब होता है दो में से पहला, लेटर का मतलब होता है दो में से बाद वाला। क्लियर हुआ? ऐसे ही जैसे ये है ना, ऐसे ही जैसे यहाँ पे दो से ज्यादा मतलब 3, 4, 5 में से आखिरी वाला कहना है तो लास्ट कहते हैं, और 3, 4, 5 में से अगर सबसे पहला कहना हुआ तो दो में से पहले वाले के लिए तो फॉर्मर, और 5 में से सबसे पहले वाले के लिए तो ऑब्वियसली फर्स्ट। ये तो मुझे लगता है बताने की जरूरत नहीं है ना। अब इसमें भी एक चीज देख लो, फर्स्ट वर्सेस फॉरमोस्ट देख लो। एक वर्ड होता है फर्स्ट, फर्स्ट का मतलब होता है सीक्वेंस में पहला, फर्स्ट का मतलब होता है सीक्वेंस में पहला। ठीक है, और वो सीक्वेंस ऑब्वियसली दो से ज्यादा का होगा, सीक्वेंस ऑब्वियसली दो से ज्यादा का होगा, तभी बात कह रहा हूं मैं ये। ठीक है, एक वर्ड होता है इसमें फॉरमोस्ट, एक वर्ड होता है इसमें फॉरमोस्ट। इसका मतलब पता है क्या होता है? इसका मतलब होता है सबसे पॉपुलर, कि ये जितने हैं उस समय के उनमें से पॉपुलर, मोस्ट पॉपुलर। आपको हो सकता है प्रैक्टिस के अंदर एक क्वेश्चन दिखाई दे, आपको हो सकता है प्रैक्टिस के अंदर एक क्वेश्चन दिखाई दिया, पहले आपने सुना होगा, ऐसे लिखा होता है इंदिरा गांधी वाज द फर्स्ट पॉलिटिशियन ऑफ हर टाइम। अब ऑब्वियस बात है वो पहली पॉलिटिशियन तो थी नहीं, उस समय की सबसे पॉपुलर पॉलिटिशियन थी, तो फर्स्ट काट के फॉरमोस्ट करना होता है। तो देखो कायदे से एडजेक्टिव चैप्टर में पढ़ाए जा रहे हैं, लेकिन ये सिंपली वर्ड के मीनिंग पे बेस्ड एरर है, ये वोकैब बेस्ड एरर कहना चाहिए मुझे इनको, कि लास्ट का मतलब आखिरी, लेटेस्ट मतलब सबसे ताज़ा तरीन, सीक्वेंस सबसे पहला कहना हो तो फर्स्ट, सबसे मशहूर कहना हो तो फॉरमोस्ट। ये मतलब एडजेक्टिव कम और वोकैब के एरर ज़्यादा कहना चाहिए इनको। इनको देखो जरा, अब नियरेस्ट मतलब सबसे पास वाला, नेक्स्ट मतलब अगला, करना जरा। देखो जरा दोनों को कौन से में कौन सा आएगा, करो ट्राई। अब ऑब्वियस बात है तुम्हारा घर कोई मेट्रो स्टेशन तो है नहीं, ऑब्वियस बात है कि तुम्हारा घर कोई मेट्रो स्टेशन तो होगा नहीं, तो घर से अगला मेट्रो स्टेशन कौन सा है कि घर के सबसे पास वाला मेट्रो स्टेशन कौन सा है, तो यहाँ तो ऑब्वियस बात है कि नियरेस्ट आएगा। ठीक है, अब इस सेंटेंस में पूछा यहाँ से सबसे पास वाला मेट्रो स्टेशन कौन सा है। अब ये यहाँ तो दोनों हो सकता है ना, हो सकता है तुम मेट्रो स्टेशन पे ही खड़े हो और कह रहे हो यहाँ से अगला मेट्रो स्टेशन कौन सा है, और हो सकता है तुम बाजार में कहीं खड़े हो और कह रहे हो यहाँ से सबसे पास वाला मेट्रो स्टेशन कौन सा है। तो इसमें तो दोनों केस पॉसिबल हो गए ना भाई, यहाँ तो दोनों केस पॉसिबल हो गए, क्योंकि हमें हेयर तो पता नहीं है ना क्या है, हमें तो हेयर पता नहीं है, तो यहाँ दोनों ठीक है। पेपर में ऐसा आएगा नहीं कहीं को सर पेपर में आ जाए तो तोंता पलेपल करेंगे, पेपर के लिए नहीं बताया है,
ये वैसे ही तुम्हारे मजे लेने के लिए बताया है, ठीक है। कि यहाँ पे हेयर से कोई चीज़ क्लियर नहीं हो रही। अगर मान लो यहाँ पे लिखा होता, कोई मेट्रो स्टेशन का नाम लिखा होता है ना, कि अच्छा ये वाला जो मेट्रो स्टेशन है, ये कनॉट पैलेस जो मेट्रो स्टेशन है, यहाँ से अगला मेट्रो स्टेशन कौन सा होगा, तो नेक्स्ट लगा लेता। बाजार में खड़ा है, मार्केट में खड़ा है, इस दुकान के सबसे पास मेट्रो स्टेशन कौन सा, इस घर के सबसे पास कौन सा, तो नियरेस्ट लगा लेता। यहाँ पता नहीं है तो फिर दोनों ठीक है। अब एक काम और करो लगे हाथ, ये जो नीचे वाला सेंटेंस है इसको तोड़ने की कोशिश करो, कुछ नया सीखने को मिलेगा, ठीक है। ट्राई करो इसको, नीचे वाले सेंटेंस को तोड़ना। बिल्कुल, चला थोड़ा सा दिमाग, कुछ अलग चीज ऑब्जर्व हुई। सर ये विच तो चलो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन हो गया, मुझे समझ में आ गया। इज सर लिंकिंग वर्ब हो गया, ठीक है। स्टेशन सर सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया, नाउन हो गया। इन दोनों में से जो भी लगाओगे सर एडजेक्टिव बन जाएगा, सर मैं समझ गया। फ्रॉम प्रीपोजिशन हो गया। सर प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट तो कोई नाउन या प्रोनाउन होगा ना, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट तो कोई नाउन या प्रोनाउन होगा। ये हेयर कैसे प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन गया, सवाल समझ आया। ये हेयर कैसे प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन गया सर, आओ इस गुत्थी को सुलझाते हैं। ये जो एडवर्ब प्लेस होते हैं जैसे हेयर, देयर, समवेयर, नोवेयर, एनीवेयर, एवरीवेयर, ये जो एडवर्ब प्लेस हैं, हेयर, देयर, समवेयर, एवरीवेयर, नोवेयर, ये सब जो है, ये सब अगर आप थोड़ा थोड़ा लॉजिकली सोचो तो आपको नहीं लगता ये प्रोनाउन जैसा भी काम करते हैं। नोटिस करो थोड़ा सा, एग्जाम्पल से बताता हूँ। अगर मान लो फॉर एग्जाम्पल आपका छोटा भाई बाहर खेलने चला गया, ठीक है। छोटा भाई बाहर खेलने चला गया, काफ़ी देर होगी आया नहीं, मम्मी परेशान हो रही है, ठीक। तो मम्मी ने तुम्हें भेज दिया कि देख के ला गली में कहाँ पे किनके घर पे खेल रहा है। तुम आवाज़ मारो मोहित मोहित मोहित, एक बगल वाले घर से आवाज़ आई, अरे बेटा यहाँ है, इसके सोनू के साथ खेल रहा है यहाँ पे। ही इज़ हेयर, ही इज़ हेयर, वो यहाँ पे है। यहाँ का मतलब क्या है, यहाँ का मतलब क्या है, वो घर, हाँ कि ना। और घर माने नाउन, नेम ऑफ अ पर्सन प्लेस और थिंग इज नाउन, और जो नाउन की जगह पे आए वो प्रोनाउन। एक और एग्जांपल देता हूँ। मान लो कि मैं एक एक्स जगह पर पहले कोचिंग पढ़ाया करता था, ठीक है। एक एक्स जगह पर पहले मेरी कोचिंग चलती थी, ठीक है। फिर मैंने वहाँ से अपना सेंटर चेंज कर लिया। एक दिन मैं रोड पे निकल रहा था, बाय चांस मैं उसी जहाँ पे पहले कोचिंग थी उसी के पास से निकल रहा था, और मेरा एक पुराना स्टूडेंट मिला। ओ सर कैसे हो, ये वो सब बढ़िया, ये वो। सर यहाँ तो अपनी कोचिंग का पोस्टर होता था ना, ये कौन सी कोचिंग का पोस्टर आ गया। मैं कहा ये यहाँ से ना, यहाँ से मैंने अपनी कोचिंग शिफ्ट कर ली, यहाँ से मैंने अपनी कोचिंग शिफ्ट कर ली। आई हैव शिफ्टेड माई कोचिंग फ्रॉम हेयर, मैंने यहाँ से अपनी कोचिंग शिफ्ट कर ली। यहाँ मतलब, यहाँ मतलब वो जगह, वो दुकान, G142, G747, वो जो जगह है, वो जो जगह है उसकी बात कर रहा हूँ। नेम ऑफ अ पर्सन प्लेस और थिंग इज नोन एज नाउन, और जो नाउन की जगह पे आए वो प्रोनाउन। तो इस लॉजिक से ये जो सारे एडवर्ब नहीं, सारे एडवर्ब नहीं, केवल एडवर्ब प्लेस की बात कर रहा हूँ, ये ध्यान रखना। एडवर्ब प्लेस, ये जो एडवर्ब प्लेस होते हैं ये कुछ प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनना, जैसे जनरली फ्रॉम का, जनरली आप देखोगे फ्रॉम के ये आपको ऑब्जेक्ट बनते हुए नजर आएंगे, क्योंकि से वाली हर प्रीपोजिशन का नहीं, जनरली आप देखोगे ना जो प्लेस को रेफर कर रही है ना, आना जाना, है ना, टू हो गया, फ्रॉम हो गया, ऐसी वाली जो प्रीपोजिशन आप देखोगे उनके ऑब्जेक्ट बनते हुए भी नजर आएंगे और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनते हुए भी आपको नजर आएंगे। एक काम करो, आप इन सबको तोड़ो, एक काम करो आप इन सबको तोड़ो, फिर मैं कराता हूं।
हाँ जी, कर पाए। ही इज हेयर, वो यहाँ पे है। यहाँ मतलब वो जगह, जगह मतलब नाउन, नाउन की जगह पे आए वो प्रोनाउन। इस लॉजिक से एक्चुअली आपको ऐसा लग रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि एक एडवर्ब सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कैसे बन गया। एक्चुअली प्रोनाउन जैसा काम कर पाते हैं, एक्चुअली प्रोनाउन जैसा इनडायरेक्टली काम कर रहे होते हैं, इसलिए सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बन पाते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे ऐसे मत सोचना ही और हेयर एक कैसे हो गए सर, ही और हेयर एक कैसे हो गए, हाँ कि ना। क्योंकि नॉर्मल, क्योंकि नॉर्मल सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट थोड़ी है यार ये एक एडवर्ब को सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की तरह से काम में लोगे तो ये दिक्कतें तो आएंगी ना फिर। बस यहाँ पे इसको ऐसा समझो कि ये सब्जेक्ट के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन दे रहा है, सब्जेक्ट के बारे में कोई जानकारी दे रहा है, इसलिए इसको एडवर्ब प्लेस कहने के सिवाय हमारे पास, मतलब सॉरी, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहने के सिवाय हमारे पास कोई चारा है नहीं। कुछ आई बात समझ में। ऐसे जब आप लिखते हो ही सब्जेक्ट है, इज लिंकिंग वर्ब है, एट द स्टेशन, एट प्रीपोजिशन है, स्टेशन इसका ऑब्जेक्ट है, ही इज एट द स्टेशन, ही इज विद हिज फादर, है ना। अब यहाँ पे आपको ऐसा लग सकता है सर लिंकिंग वर्ब आई, को सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट तो आया ही नहीं। ऐसा हो सकता है आपको लगे कि लिंकिंग वर्ब आई, को सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट तो आया ही नहीं। एक्चुअली ये जो एडवर्बियल फ्रेज ऑफ प्लेस जो आप बना रहे हो, ये जो एडवर्बियल फ्रेज ऑफ प्लेस है, यही सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की तरह से काम करेगा, हाँ के ना। ही इज एट द स्टेशन, ही इज विद हिज फादर, हाँ के ना। ही इज, ही इज ऑन अ बस, ही इज ऑन अ ट्रेन। बस ट्रेन के साथ ऑन आता है, आपको बोलने सुनने में अभी इन बहुत अच्छा लग रहा होगा, लेकिन प्रीपोजिशन में पढ़ेंगे, बाकी आप गूगल वूगल करोगे तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है। गॉड इज एवरीवेयर, भगवान हर जगह है। गॉड इज एवरीवेयर, भगवान हर जगह है। गॉड सब्जेक्ट, इज आपका लिंकिंग वर्ब, एवरीवेयर क्या है, एवरीवेयर क्या है, एवरीवेयर, समवेयर, नो वेयर, ये सब क्या है, एवरीवेयर, समवेयर, नो वेयर, ये सब क्या है, एडवर्ब बनते हैं। एवरीवेयर, समवेयर, नो वेयर, ये सब क्या बनते हैं, एडवर्ब बनते हैं। एडवर्ब वो प्लेस, ये किसकी तरह से काम कर गया, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की तरह से काम कर गया। बोलो जी, क्लियर हुआ। आई शिफ्टेड माई ऑफिस फ्रॉम हेयर, मैंने यहाँ से अपना ऑफिस शिफ्ट कर लिया। आई सब्जेक्ट है, शिफ्टेड वर्ब है, ऑफिस इसका ऑब्जेक्ट है, माई इसके लिए पजेसिव एडजेक्टिव है, फ्रॉम प्रीपोजिशन है। और ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट कैसे बन पाया ये एडवर्ब, वो मैंने आपको बता दिया, क्योंकि ये नाम नाम के एडवर्ब है, ये इनडायरेक्टली, इनडायरेक्टली ये प्रोनाउन जैसा काम कर रहे होते हैं। सेम ऐसे ही सब्जेक्ट है, वेंट वर्ब है, फ्रॉम प्रीपोजिशन है, ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट क्यों बन पाया ये एडवर्ब, क्योंकि ये प्रोनाउन जैसा काम कर रहे होते हैं। टू प्रीपोजिशन है और लखनऊ इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। बोलो जी, क्लियर हो गया यहाँ तक। नेक्स्ट पे जाइए। चलो एक काम कर लो, 2 मिनट का ब्रेक ले लो। ठीक है, 2 मिनट का ब्रेक ले लो, फिर वापसी कंटिन्यू करते हैं। 2 मिनट का ब्रेक ले लीजिए, फिर वापसी कंटिन्यू करते हैं। जिसको भी वॉशरूम वगैरह जाना है जाओ।
चलो जी पढ़ें आगे। दीप्ति बच्चे ऐप अनइंस्टॉल करके इंस्टॉल कर लो आप। आ जाइए, एक बार मैं फिर यहाँ पे क्लियर कर दूँ, क्योंकि काफ़ी बच्चों के माइंड में सवाल आ सकता है, काफ़ी बच्चों के माइंड में सवाल आ सकता है कि सर हेयर और हिज एक ही नहीं है तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कैसे हो गया, ऐसे ही एवरीवेयर और गॉड एक ही नहीं है तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कैसे हो गया, सर ये ही और एट द स्टेशन एक ही नहीं है तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कैसे हो गया। यही बच्चे मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे इसको अगर उस नज़र से देखोगे तो नहीं होगा। मेरी बात मैं चलो आपको एक तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ, शायद आपको कुछ बात समझ में आए। जब आप कहते हो अमन इज अ टीचर, जब आप कहते हो अमन इज अ टीचर, वो जो सब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट एक ही होंगे, सब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट एक ही होंगे, वो बात कब वैलिड होगी, जब ये दोनों नाउन हो। जब आप सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट नाउन बनाओगे तभी तो वो दोनों एक ही होंगे। जब आप ये लिखते हो अमन इज टॉल, अमन इज स्मार्ट, अमन इज स्टूपिड, तो क्या टॉल और अमन कोई एक व्यक्ति है? ये इसकी को क्वालिटी है, टॉल होना इसकी को क्वालिटी है, हाँ के ना। जब आप एक सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट एक एडजेक्टिव को बनाओगे, जब आप सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट एक एडजेक्टिव को बनाओगे तो ये कोई सेम व्यक्ति थोड़ी है, ये उसकी कोई क्वालिटी बता रहा है, लेकिन है तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, बता तो सब्जेक्ट के बारे में रहा है, हाँ कि ना। ऐसे ही अगर आप एक एडवर्ब को सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बना लोगे, ऐसे ही अगर आप एक सब्जेक्ट को मतलब एडवर्ब को सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बना लोगे, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में क्या होगा, ये इसके बारे में कुछ बता रहा है, क्या बता रहा है, इसकी पोजीशन बता रहा है, अमन इज हेयर, अमन यहाँ पे। अब शायद आपको मेरी बात थोड़ी समझ आ रही होगी कि जो मैंने आपको बोला था कि सब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट एक ही होते हैं, क्योंकि नया नया बच्चा आता ना, उसको समझाने के लिए कुछ तो बोलना पड़ेगा ना, उसके लिए सारी टर्म नहीं होती, लिंकिंग वर्ब उसके लिए नया होता है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट वर्ड उसके लिए नया होता है, उसको कुछ तो ईज देनी पड़ती है। तो मैं कह देता हूँ ये दोनों सेम होते हैं, ऐसे पहचान लिया करो। लेकिन अब तो उस चीज़ की आपको ज़रूरत नहीं ना, अब तो आपके पास 50 चीज़ें और हैं कि उसमें कोई एक्शन नहीं होता, उसमें किसी के बारे में कुछ बताया जाता है, उसमें बी की फॉर्म मेन वर्ब की तरह से काम करेगी, और भी आपको लिंकिंग वर्ब पढ़ाई, बिकम, गेट, ग्रो, टर्न। अब तो उससे एक छोटे से सहारे की आप लोगों को जरूरत नहीं है ना कि वैसे ही रट के बैठोगे, नहीं तेम होना चाहिए, नहीं तेम होना चाहिए। अब तो 50 चीज़ और जान ली ना आपने, अब तो तुम इसको समझने लायक हो चुके हो कि भैया अगर दोनों नाउन होते हैं तो ये दोनों सेम होते हैं, एडजेक्टिव होता है तो ये इसके बारे में कुछ बताता है, इसकी कोई क्वालिटी बताता है, लेकिन एडवर्ब होता है तो फिर ये क्या बताएगा, ये इसका प्लेस बताएगा, जो चीज़ कहाँ है। मेरी बात आ रही है समझ में? तो ऐसे करके नाउन भी सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बन जाता है, एडजेक्टिव बन जाता है, लेकिन एडवर्ब में सारे नहीं। आप यहाँ पे ऐसे नहीं लिख पाओगे अमन इज ब्रेवली ना, एडवर्ब सारे नहीं, एडवर्ब सिर्फ एडवर्ब ऑफ प्लेस। क्लियर होगी इतनी बात? ये ऐसे चलेगा जी। चलो जी इस पे आ जाइए, चलो आ जाओ। फार और अलॉन्ग वे, कुछ याद है अपन ने एक वो पढ़ा था, क्या बोलते हैं, बोथ। प्रोनाउन के अंदर अपन ने एक वर्ड पढ़ा था बोथ, की बोथ को हमेशा पॉजिटिव डिग्री में यूज करते हैं, बोथ को कभी नेगेटिव में यूज नहीं करते, कुछ याद है? ऐसी ये जो फार वर्ड है ना, ये जो वर्ड है फार, इसके नेचर की बात है, फार वर्ड के नेचर की बात है, जरा समझने की कोशिश करना। ये जो फार वर्ड है, आप कोई भी फार पे सेंटेंस बनाने की कोशिश करो, फार अक्सर आपको नेगेटिव सेंटेंसेस के अंदर ही नजर आएगा या इंटरोगेटिव में नजर आएगा। इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड ये चीज है, और ये पेपर में आया, और ये पेपर में आया प्रीवियस ईयर के अंदर ही, और उससे पहले को उसको पढ़ाता नहीं था। ये कॉन्सेप्ट पेपर में प्रीवियस ईयर में आया, इसलिए लोगों ने फिर इसको पढ़ाना शुरू किया। कॉन्सेप्ट बच्चे सीधी सी बात है, मतलब कोई ग्रामर का लॉजिक नहीं है। फार को नेगेटिव में और इंटरोगेटिव में यूज करते हैं, पॉजिटिव में यूज कर रहा हूं तो अ लॉन्ग वे लिखें, ठीक है। फार को नेगेटिव या इंटरोगेटिव में यूज करें, पॉजिटिव में यूज कर रहा हूं तो अ लॉन्ग वे यूज किया करो। जैसे यहाँ पे मेरा घर ज़्यादा दूर नहीं है उसके घर से, मेरा घर उसके घर से ज़्यादा दूर नहीं है, तो मैं इस गिफ्ट को डिलीवर कर देता हूँ, ठीक है। अब वो कोई आया होगा मिंत्रा अमेजोन वाला, कोई गिफ्ट विफ्ट लेके है, अब उसने तुमसे ही बाय चांस एड्रेस पूछ लिया कि ऐसे ऐसे ये दीप्ति राणा का घर कौन सा है, ठीक। तुम भैया एक्साइट हो गए, भैया मेरा घर ना ज़्यादा दूर नहीं है, आप चले जाओ, ये गिफ्ट मैं लेके चला जाऊंगा, इसी बहाने बात हो जाएगी। तो नेगेटिव सेंटेंसेस के अंदर आप फार को यूज कर सकते हो। क्या तुम्हारा घर यहाँ से बहुत दूर है, इंटरोगेटिव में आप फार को यूज कर सकते हो, ये दोनों नो एरर है।
लेकिन पॉजिटिव सेंटेंस के अंदर फार को यूज मत किया करो। अगर आपको बहुत दूर कहना तो अ लॉन्ग वे वर्ड का यूज किया करो। माई हाउस इज अ लॉन्ग वे फ्रॉम हेयर, या फ्रॉम हर्स, उसके घर से मेरा घर बहुत दूर है। पॉजिटिव में फार को यूज नहीं करना। ये रटने वाली बात है, कह सकते हो जो 5% रटने वाली चीजें जो थी ना, सीधा सीधा बस अब इसको नहीं यूज करते तो उसका कोई चारा नहीं है भाई। इसका कोई ग्रामर का लॉजिक नहीं, इसका कोई ग्रामर का लॉजिक नहीं है। हाँ जी, इस पे आ जाइए। गुड वर्सेस वेल। और हाँ, एक और चीज, मैंने वैसे उसको ऐप को मैंडेटरी अपडेट बोला था। एक अपडेट आया हुआ है ऐप का, सारे के सारे बच्चे जो भी वीडियो देख रहे हैं ऐप को अपडेट कर लेना भाई, ठीक है। तो वो बीच बीच में एक आध % बच्चों को जो इंटरनेट इशू, नेटवर्क इशू ऐसा कुछ लिखा करके आता ना, इंटरनेट एरर, वो लिखना, वो दिक्कत बंद हो जाएगी आपकी। गुड वर्सेस वेल पे आ जाइए। गुड वर्सेस वेल, इसको देखिए जरा। गुड वर्सेस वेल को देखिए। गुड एक एडजेक्टिव है। इसको मैं खाली स्लाइड कोई है तो उस पर खुद लिख के बताऊं तो ज़्यादा मज़ा आएगा। आओ, इस पे आ जाओ। देखो, गुड वर्सेस वेल का ये एरर है। गुड कब यूज करेंगे, वेल कब यूज करेंगे। ये जो वर्ड होता है गुड, ये एक एडजेक्टिव होता है। इसका मतलब होता है अच्छा। ही इज अ गुड मैन, वो एक अच्छा आदमी है, ठीक है। गुड परफॉर्मेंस दी तुमने, अच्छी परफॉर्मेंस दी, नाउन को क्वालिफाई करने के काम आता है। वेल जो होता है, वेल एक एडवर्ब होता है, ठीक है। इसका भी मतलब अच्छा या बढ़िया होता है। ही प्लेड वेल, वो बढ़िया खेला। ही प्लेड वेल, वह बढ़िया खेला। ये एक एडवर्ब होता है, ठीक है। अच्छा, लेकिन ध्यान रखना, अगर लिंकिंग वर्ब के बाद वेल लगा दूं, अगर लिंकिंग वर्ब के बाद वेल लगा दूं, अगर मैं लिंकिंग वर्ब के बाद वेल लगा दूं तो ये एडजेक्टिव हो जाएगा, और इसका मीनिंग जो है उस केस में स्वस्थ निकलने लग जाएगा। और इसका जो मीनिंग है उस केस में निकलने लग जाएगा स्वस्थ, हेल्दी। जैसे, जैसे मैं कहूं आई एम वेल, मैं स्वस्थ हूं। ही इज वेल, ऐसे करके। यहाँ पे ये जो वेल है, यहाँ पे ये जो वेल है, ये एडजेक्टिव की तरह से काम करने लग गया और अब इसका मीनिंग भी चेंज हो गया। फिर से देखिए, गुड एक एडजेक्टिव होता है, गुड एक एडजेक्टिव होता है जिसका मतलब होता है अच्छा। वेल एक एडवर्ब होता है, इसका मतलब होता है बढ़िया। ये वर्ब के लिए आएगा, ये लिंकिंग वर्ब के बाद आएगा, या फिर नाउन से पहले आएगा। ऑब्वियस, एडजेक्टिव एडवर्ब तो जानते हो ना कौन सा कहाँ लगाते हैं। बस ध्यान रखना, वेल अगर लिंकिंग वर्ब के बाद हो, हमेशा वेल एडजेक्टिव नहीं हो सकता। वेल अगर लिंकिंग वर्ब के बाद लगा दिया जाए तो ये एडजेक्टिव माना जाएगा और इसका मतलब फिर स्वस्थ हो जाएगा। इतनी बात आई समझ में। अच्छा, एक काम करो, इस नॉलेज के बेस पे ये पहले 3 सेंटेंसेस मुझे करके दिखाओ। चौथे को भी हाथ मत लगाना, चौथा मैं कराऊंगा। पहले 3 करके दिखाओ जरा एक बार, करना ट्राई। हाँ जी, खाली मत बैठो भाई, करो। आज क्लास ज़्यादा लंबी नहीं है, लास्ट सेंटेंसेस ही हैं, ठीक है। जल्दी सी करो।
हाँ जी, पहले वाले सेंटेंस को देख के आपको पता चल गया होगा कि प्ले एक एक्शन वर्ब है, रोहन सब्जेक्ट है, प्ले एक एक्शन वर्ब है, हाँ क्या ना, रोहन सब्जेक्ट है, प्ले एक एक्शन वर्ब है। अब यहाँ पे दोनों के खेलने का कंपैरिजन हो रहा है कि रोहन उतना ही बढ़िया खेलता है जितना अमित खेलता है, इसलिए फिर भी उसे कोई अप्रिशिएट नहीं करता। दोनों के खेलने का कंपैरिजन हो रहा है, एक्शन का कंपैरिजन हो रहा है। जब एक्शन का कंपैरिजन हो रहा है तो सिंबली में क्या आता है, एडजेक्टिव आता है कि एडवर्ब आता है? जब एक्शन का कंपैरिजन होता है तो सिंबली में क्या आता है, एडजेक्टिव आता है कि एडवर्ब आता है? तो यहाँ पे ऑब्वियस बात है कि मुझे सिंबली के अंदर एडवर्ब का यूज करना चाहिए था, ऐसे लिखना चाहिए था। अब आगे की बातें आपको पता होंगी कि ये पूरा का पूरा कंजंक्शन बनता है, ये वेल एडवर्ब बन गया, ये आपका सब्जेक्ट नंबर 2 बन गया, इसके आगे डज वर्ब अंडरस्टूड है, वो सारी बातें मैं आपको प्रोनाउन चैप्टर में पढ़ा चुका हूँ। अब इस सेंटेंस पे आइए, अमित उतना ही अच्छा है, अमित उतना ही अच्छा है जितना अजय है। अमित बराबर अच्छा है अजय के मेरे हिसाब से, मेरे ओपिनियन में दोनों बराबर है। अमित सब्जेक्ट हो गया, इस लिंकिंग वर्ब है। अब लिंकिंग वर्ब में, लिंकिंग वर्ब के अंदर कोई एक्शन तो होता नहीं, तो यहाँ पे वेल एडवर्ब कैसे आ गई? अब फिर वही बात, सर अभी तो आपने देखो ये लिखा, अभी आपने लिखा ना कि लिंकिंग वर्ब के बाद, लिंकिंग वर्ब के बाद वेल जो है एडजेक्टिव की तरह से काम कर देता है, लेकिन आपको इस सेंटेंस को पढ़ के क्या लग रहा है? आपको इस सेंटेंस को पढ़ के क्या लग रहा है? इनका स्वास्थ्य की कंपैरिजन करना है कोई? इनका हेल्थ का कंपैरिजन हो रहा है क्या यहाँ पे कोई? बोलो हाँ जी। नहीं तो नहीं तो और इस सेंटेंस को लंबा कर देता हूं, अमित उतना ही अच्छा जितना अजय इन माई ओपिनियन इफ वी कंपेयर, इफ वी कंपेयर, इफ वी कंपेयर देयर स्ट्राइक रेट्स। अगर हम उनके स्ट्राइक रेट्स को कंपेयर करें ना, अगर हम उनके स्ट्राइक रेट्स को कंपेयर करें, दोनों क्रिकेटर है मान लो, अगर हम उनके स्ट्राइक रेट्स को कंपेयर करें तो अमित उतना ही अच्छा है जितना अजय, ऐसे कर लो। अब तो पता चल रहा है कि हेल्थ का कंपैरिजन नहीं करना, अब तो क्लियर हो गया कि हेल्थ का तो कंपैरिजन करना नहीं है। अब लिंकिंग वर्ब आई, अगर लिंकिंग वर्ब आई तो ऑब्वियस बात है, ऑब्वियस बात है कि यहाँ पे एडजेक्टिव चाहिए था, और वेल अगर एडजेक्टिव बनाते हो तो स्वस्थ मीनिंग हो जाता है, वो मुझे चाहिए नहीं, तो यहाँ पे गुड आएगा। बोलो क्लियर हुई इतनी बात? ये गुड जो है ये एडजेक्टिव की तरह से काम कर देगा, ये आपका कंजंक्शन हो गया, ये आपका सब्जेक्ट नंबर 2 हो गया, और आगे इज वर्ब अंडरस्टूड होगी, ये आपको बताइए। क्लियर है? आई एम वेल नाउ, अब मैं स्वस्थ हूँ, आई एम वेल नाउ, अब मैं स्वस्थ हूँ। इस केस में, इस केस में आई सब्जेक्ट है, एम लिंकिंग वर्ब है, इस बार ये वेल एडजेक्टिव हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, इस बार ये वेल एडजेक्टिव हो जाएगा, इस बार कोई समस्या नहीं, और ये सेंटेंस नो एरर है। अब ये लास्ट वाले सेंटेंस पे आओ, अब इस लास्ट वाले सेंटेंस पे आओ, एक बार थोड़ा सोचना, थोड़ा सोच के मुझे बताओ कि ये जो यहाँ पे एज वेल एज लिखा है, क्या ये सिमिली है? एज वेल एज जो ये लास्ट वाले में लिखा है, क्या ये सिमिली है? ये बताना मुझे, ठीक है? जो प्रोनाउन मॉक 2 है ना, जो प्रोनाउन मॉक 2 है, उसके अंदर भी एक सेंटेंस था, पायल एज वेल एज हर फ्रेंड्स, ऐसे करके, वहां भी यही कॉन्सेप्ट यूज हुआ है। उसकी जब आप डिस्कशन सुनी होगी या सुनोगे तब भी आप ये चीज नोटिस करोगे। लो मैं ये दोबारा बता रहा हूं यहाँ पे, एक बार आप ट्राई करना, मुझे बताना जरा, यहाँ पे जो एज वेल एज आपको नजर आ रहा है, ये सिमिली है कि नहीं? आ जाओ, 2-3 तर्क देता हूं आपको, दिखने में शायद आपको सेम लग रहा हो, देखो यहाँ भी एज वेल एज लिख रखा है, यहाँ भी एज वेल एज लिख रखा है, दिखने में सेम लगते हैं, प्रोनाउंसिएशन सेम होती है, लेकिन ये सिमिली है और ये नहीं है, ये प्रीपोजिशनल फ्रेज है। ऊपर जो लिखी है वो सिमिली है, ये सिमिली नहीं है, ये एक प्रीपोजिशनल फ्रेज है। अगर आपको याद हो तो एक वो लिखवा था ना इन प्रोनाउन चैप्टर में, इन शब्दों के बाद प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस यूज करें, इंक्लूडिंग, एक्सक्लूडिंग, बिसाइड्स, उसके अंदर लिखा हुआ था ये एज वेल एज। नोटिस किया था आप लोगों ने? नहीं किया तो अब सुन लो, देखो नहीं किया तो अब सुनो। कैसे जज करोगे सर एज वेल एज, ये भी एज वेल एज, कैसे जज करते हैं? एक तो बेसिक काम, मैंने हमेशा इस बात पे जोर दिया है कि आप ना ग्रामर को कभी ऐसे मत पढ़ो कि सर ये एडजेक्टिव भी तो हो सकता है ना, सर यहाँ ये भी तो आ सकता है ना। काम देखो, सेंटेंस देखो, यूज देखो, एक बार चेक तो करो। आपको मैंने पढ़ाया सिमिली, सिमिली क्या काम आता है मुझे बताओ? सिमिली का काम होता है दो चीजों का कंपैरिजन करना, या तो वर्ब का
या फिर अगर लिंकिंग वर्ब आई तो 2 नाउन का। जैसे कि यहाँ किया रोहन उतना ही अच्छा खेलता है जितना अमित खेलता है, हाँ कि ना। यहाँ किया अमित उतना ही अच्छा है जितना अजय है मेरे हिसाब से। तो सिमिली का काम क्या है, सिमिली का काम क्या है, 2 चीजों का कंपैरिजन कराना, हाँ कि ना। अब मुझे थोड़ा सा बताओ जरा, क्या यहां पर कोई कंपैरिजन हो रहा है? बोलो। राम और श्याम कल यहाँ पे आए थे, राम और श्याम कल यहाँ पे आए थे, क्या यहाँ कोई कंपैरिजन हो रहा है क्या? नहीं। पहला बेसिक कॉमन सेंस, अगर आपको ग्रामर नहीं भी आती गुड, अगर आपको ग्रामर गुड नहीं भी आती, आपने खाली दोनों चीजों को समझ रखा है कि सिमिली लगाते कहाँ हैं, इसलिए आपने देखा होगा मैं जब भी कोई कॉन्सेप्ट पढ़ाता हूँ तो कोशिश करता हूँ बताऊं कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहाँ लगता है, डेमोन्स्ट्रेटिव कहाँ लगता है, ये वाला कहाँ लगता है, इसको कब यूज में लेते हैं, उसका मतलब यूसेज पे बड़ा स्ट्रेस रखता हूं मैं हमेशा। तो अगर आपको सिमिली पता है कि काम क्या करती है तो भी आप बता सकते हो कि ये सिमिली नहीं है। और दूसरा आपको एक ग्रामर का हिंट देता हूं, एक बात बताओ, सिमिली जब भी आएगी वर्ब के बाद ही आ सकती है सिमिली, तो या तो एक्शन वर्ब या लिंकिंग वर्ब, वर्ब तो चाहिए ना सिमिली को आने के लिए। बिना वर्ब के सिमिली कैसे आ जाएगी बताओ? क्या बिना वर्ब के सिमिली आ सकती है? नहीं। तो यहाँ कहाँ है वर्ब इससे पहले? दिख रही है आपको कोई वर्ब इससे पहले? इससे पहले कोई वर्ब नजर आ रही है क्या आपको? बात खत्म हो गई, बचा ही कुछ नहीं, हाँ कि ना। तो जरा समझिएगा ये कैसे टूटेगा। ये रोहन सब्जेक्ट है, ये प्रीपोजिशनल फ्रेज है, श्याम इसका ऑब्जेक्ट है, केम वर्ब है, कम केम कम सेकंड फॉर्म है वर्ब की, सेकंड फॉर्म में सिंगुलर प्लूरल कुछ होता नहीं है। और अगर कोई ऐसी वर्ब होती, अगर कोई ऐसी वर्ब होती जिसका सिंगुलर प्लूरल पॉसिबल होता, जैसे यहाँ पे हैज कम हैव कम होता, तो हैज कम लगता सिंगुलर, ठीक है, क्योंकि ये प्रीपोजिशन हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट सिंगुलर रह गया। आगे चल के सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में ऐसे एरर आएंगे। एज वेल एज लगा होगा, ये इसका एक एग्जांपल मैं लिख ही देता हूँ। हियर एडवर्ब ऑफ प्लेस बनेगा और यस्टरडे एडवर्ब ऑफ टाइम बनेगा, ठीक है। फिलहाल के लिए नो एरर है, फिलहाल के लिए नो एरर है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में इस पर कैसे क्वेश्चन बनते हैं, एक सेंटेंस लिखता हूँ, एक सेंटेंस लिखता हूँ। राधिका एज वेल एज हर फ्रेंड्स is slash are playing in the garden। हाँ जी, बताओ जरा इसमें क्या आएगा। राधिका एज वेल एज हर फ्रेंड्स इज स्लैश आर प्लेइंग इन द गार्डन। सुनने बोलने में ऐसा लगेगा राधिका और उसकी सहेलियां खेल रही हैं, प्लूरल हो गया, वर्ब प्लूरल लगा देता हूं। लेकिन अगर ग्रामर के लॉजिक से आप देखोगे तो ये प्रीपोजिशन है, ये इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, यानी सब्जेक्ट राधिका है जो कि सिंगुलर है, यानी वर्ब सिंगुलर आएगी। बोलो जी, हुआ कुछ क्लियर? इस टाइप से इस कॉन्सेप्ट पर सवाल बनाया जा सकता है, जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में सवाल बनता है, ठीक। एडजेक्टिव चैप्टर अपना कल खत्म हो जाएगा।